गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर लैब। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। समझेंगे क्रिएटिविटी के नेक्स्ट कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को। जी शबीना, बिल्कुल स्टार्ट करें आज का सेशन। फिर आ जाओ एक बार सारे के सारे, और तब जाकर के आगे बढ़ेंगे। अमोद कह रहे हैं गार्डनर के आपने 8 सिद्धांत बताएं जबकि 9 हैं। देखो, गार्डनर के 13 भी सिद्धांत हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी फॉलो करता है, जो प्रॉपर जिनको हम डिस्कस करते हैं, वो 8 ही हैं। 9वां एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस कह दिया जाता है। अगर आपको याद रखना है तो आप याद रख लीजिए, अदरवाइज तो कोई जरूरत होती नहीं है। ना एग्जाम्स में पूछा जाता है, ना एनसीईआरटीज में भी अपडेट हुआ है। ठीक है, जब अपडेट होगा तो हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे कभी भी। ठीक है जी, बात इतनी बात सभी को क्लियर है होपफुली। गुड इवनिंग आंचल, शबनम, हाय अलका, हरीश, धन्यवाद। मैं अच्छी हूँ हामिदा, मैं ठीक हूँ। वानी, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्रिएटिविटी का नेक्स्ट एक सब टॉपिक है। कल हमने क्रिएटिविटी के बारे में बहुत सारी बातें की थी। आज हम बात करेंगे स्टेप्स कौन से हैं क्रिएटिविटी में, कौन से एलिमेंट्स हैं क्रिएटिविटी में, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, स्कूल में आप क्या कर सकते हैं क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए बच्चों के अंदर। ये सारी बातें आज हम करेंगे। ठीक है जी, ये सभी बातें आज हम करने वाले हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, फीचर्स, ये सब हमने कल डिस्कस कर लिया था कि मौलिकता होती है, नवीनता होती है क्रिएटिविटी में, लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी क्रिएटिविटी के अंदर। ठीक, आज हम बात करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी, यानी जो आपकी रचनात्मकता या सृजनात्मकता की प्रक्रिया है, उसमें कुछ एलिमेंट्स, कुछ स्टेप्स होते हैं स्पेसिफिक। ठीक है अनुराधा जी, तो उन स्टेप्स के बारे में पहले बात करेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। आवाज़ कमा रही है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। हाँ कमल, थोड़ा सा मेंटल स्टेट तो इधर उधर हो ही जाता है ऐसी सिचुएशंस में ना। आप कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी स्ट्रॉन्ग बन लो। ठीक है, कब तक चलेगा ये बैच? अभी देखो 1 हफ्ते के बीच में ब्रेक आ गया है मजबूरन, तो अगस्त तक भी खिंच सकता है। नहीं तो उम्मीद तो ये थी कि जुलाई लास्ट तक खत्म कर दें। D++ वाला तो लंबा चलेगा, नॉर्मल जो बैचेस हैं उसके अलावा वाले, उसकी मैं बात कर रही थी। देखो, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी की अगर हम बात करें, यानी द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग इन्वॉल्व सम स्पेसिफिक एंड डेफिनेट स्टेप्स। कुछ स्टेप्स हैं इसके अंदर बिल्कुल निश्चित। मेनली ये 4 स्टेप्स हैं। अगर हम बात करें किसकी क्रिएटिविटी में, कुछ स्टेप्स फॉलो होंगे। ठीक, अगर हम बात करें, बहुत बढ़िया प्रिया, अगर हम बात करें, रिकॉर्डेड तो रहेगा आपका, जब से आपने बैच लिया है आपको वैलिडिटी शो हो रही होगी, 1 साल की वैलिडिटी हो रही है। ठीक जी, हुमा, TDP इज मच बेटर देन माई प्रीवियस। ओके मैन, ग्रेट। चलिए देखिए, अगर हम बात करें तो कुछ स्पेसिफिक, कुछ विशिष्ट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं क्रिएटिव थिंकिंग में, यानी रचनात्मक चिंतन के अंदर। वो है कुछ 4 स्टेप्स। पहला होता है प्रेपरेशन, जिसको हम तैयारी कह सकते हैं। दूसरा होता है इंक्यूबेशन, जिसको वृद्धि कह देते हैं कई लोग, अलग अलग नाम इसके हिंदी में हो सकते हैं, इंग्लिश में एक ही नाम है। इंक्यूबेशन को इंस्पिरेशन भी कह देते हैं कई लोग। फिर अगर हम बात करें मिनहज, थर्ड है इल्यूमिनेशन, यानी रोशनी कह लीजिए या बल्ब कह लीजिए इसको। वेरिफिकेशन है सत्यापन, वेरीफाई करना। ठीक है जी, तो अगर हम बात करें इन 4 स्टेप्स की, अगर हम बात करें इन 4 स्टेप्स की, तो समझेंगे। चलने 2 अगस्त तक। हाँ कमलेश जी, जब कोई एग्जाम सामने ऐसा एकदम से नहीं है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्लास तो हम ड्यूरेशन बढ़ा देंगे अगर ऐसा लगेगा तो। देखो, प्रेपरेशन पहला स्टेप है। प्रेपरेशन का मतलब है तैयारी। जब क्रिएटिविटी की थिंकिंग की जो प्रोसेस शुरू होती है, तो इस प्रोसेस में, हाँ उद्भवन भी कह देते हैं कई बार इल्यूमिनेशन को, रोशनी को। ठीक, तो इस प्रोसेस में हम पहला स्टेप यूज करते हैं प्रेपरेशन। मान लो आपको कुछ नया करना है, कुछ क्रिएटिव सोचना है, कुछ हटके सोचना है, किसी समस्या के नए तरीके से सावधान मतलब समाधान के बारे में सोचना है, तो क्या होगा, पहले कुछ अमाउंट ऑफ प्रेपरेशन, यानी कुछ तैयारी तो लगेगी। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसमें ट्रायल एंड एरर आ जाएगा, मल्टीपल चीजें ट्राई करते हैं, मल्टीपल चीज़ों में गड़बड़ी भी होती है। ठीक, जैसे मान लीजिए आप एक पेपर भी लिखने की कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छा सा ऐसे, या अपना मान लीजिए मैं कोई वीडियो बनाती हूँ, उसका कोई एक स्क्रिप्ट है। ठीक, किसी टॉपिक पे आपको बोलना है, कोई लेक्चर देना है, मान लीजिए आप एक पेपर पे लिखेंगे उसको, है ना, एक ऐसे लिख रहे हैं, मान लो कोई बिजली की समस्या है उस पर। तो आप जब प्रिपेयर करते हैं उसमें भी कई बार आपको, आपने एक चीज लिखी, आपका वो पेज अच्छा नहीं लगा, आपको वो डिजाइन अच्छा नहीं लगा, आप उसको फेंक देते हैं या स्क्रैप करके फिर दोबारा से शुरू करते हैं। ठीक, आयोजन भी कह देते हैं एग्जैक्टली। ठीक, अगर हम बात करें, हाँ, इल्यूमिनेशन को प्रबोधन और उद्भवन भी कह देते हैं इसको। हाँ, इनके अलग अलग नाम आपको मिल जाएंगे हिंदी में, इंग्लिश में एक एक ही नाम है। ठीक, अगर हम बात करें प्रमाणीकरण कह देंगे बिल्कुल। प्रेपरेशन में हम कुछ कुछ चीजें ट्राई करते हैं, कुछ चीजें सोचते हैं। ठीक, तो कुछ डेटा कलेक्ट करेंगे अपने आसपास के, जो भी हमारे दिमाग में जो भी समझ के अकॉर्डिंग होगा, उन सब चीजों को जोड़ने का प्रयास करेंगे इसमें, प्रेपरेशन में। तो ये क्या हुआ, पहला स्टेप हुआ नाहिदा, यही लाइफ है। ठीक, पहला स्टेप हुआ क्या, प्रेपरेशन, यानी तैयारी करना। कुछ चीजों को ट्राई करेंगे, कुछ खराब निकलेंगी, कुछ सही निकलेंगी, है ना। और जब कई बार क्या होता है, जब आप बहुत कोशिश कर लेते हैं किसी प्रॉब्लम का समाधान निकालने का, कुछ नया सोचने का, है ना, आपके दिमाग में आइडियाज नहीं आ रहे होते, आपके दिमाग में वो सॉल्यूशन नहीं बन रहा होता, तब आप क्या करते हैं, आप उस चीज को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, यानी इसको कहते हैं इंक्यूबेशन या फिर उद्भवन। आप क्या करते हैं, छोड़ देते हैं उस चीज को थोड़ी देर के लिए, उस पर एक्टिवली नहीं सोचते। तो यहां आप एक्टिवली नहीं सोचते प्रॉब्लम के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में, या जिस भी समस्या पे आप काम कर रहे थे, जिसकी प्रिपरेशन आपने की थी, उसके बारे में आप ज्यादा नहीं सोचते। कहाँ, इंक्यूबेशन वाली स्टेज में। ये वो स्टेज है जिसमें जो थिंकिंग प्रोसेस है वो कॉन्शियस नहीं होती, आप रेस्ट दे रहे हैं अपने दिमाग को। चलो यार ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, चलो देखेंगे बाद में करेंगे। अभी कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपने सोचा, बहुत सोचा, नए नए आइडिया सोचे, मैं इस काम को ऐसे करूं वैसे करूं, आपको मजा नहीं आया ये सोच के, आपने बहुत सारे ट्रायल एंड एरर लगाए, फिर आपने क्या किया, छोड़ दिया, किसी और काम में लग गए। मतलब अब आप कॉन्शियसली उस समस्या को नहीं समाधान कर रहे, ना उसके लिए कुछ नया सोच रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, आपने छोड़ दिया। अब दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड तो आपका काम करेगा। ठीक है, दिमाग आपका सबकॉन्शियसली, उसको जो अवचेतन मन है वो काम कर रहा है बैकग्राउंड में, दिमाग में डायरेक्टली नहीं आप इन्वॉल्व हो। कॉन्शियस थिंकिंग नहीं हो रही है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉन्शियस थिंकिंग। कॉन्शियसली आप नहीं सोच रहे हो उस समस्या के बारे में या कुछ भी नया करने के बारे में। इंक्यूबेशन में अंदर कहीं वो पक रही है खिचड़ी। कभी हो सकता है सपने में एकदम से अचानक से आपके दिमाग में कोई आइडिया आ जाएगा, है ना। कभी हो सकता है आप एकदम खाना बनाने गए थे, मैथ की कोई प्रॉब्लम थी, अचानक से सॉल्यूशन आ गया। ठीक, रैंडमली चीजें क्लिक कर जाएंगी। जब वो क्लिक कर जाएंगी और सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है जी, आंसर करेंगे, जब सॉल्यूशन आ जाएगा अचानक से, यहां आप कॉन्शियसली नहीं सोच रहे थे, लेकिन एकदम अचानक से फ्लैश बल्ब, बत्ती चलेगी दिमाग की, इल्यूमिनेशन, यानी बल्ब जल गया एकदम।
ठीक, एक तरह से इसको कहते हैं आहा मूवमेंट। आहा मूवमेंट जब हमने वो थियरी पढ़ी थी ना, कौन सी थी, वोल्फगैंग कोहलर की जो इंसाइटफुल थियरी है कि इंसाइट आ गई। ठीक, आहा मोमेंट या यूरेका। यूरेका का मतलब होता है आई हैव फाउंड इट, मिल गया मिल गया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने सुना होगा। आर्किमिडीज क्या थे, उन्होंने बहुत कोशिश की उस सिद्धांत को प्रतिपादित करने की, उसके बारे में समस्या का समाधान करने की, कुछ नया सोचने की। वो नहाने चले गए, अब वो सोच नहीं रहे उस प्रॉब्लम के बारे में, वो पूल में नहा रहे, मान लो स्विमिंग पूल में। अब उनको अचानक से नहाते नहाते दिमाग में एक बत्ती जली, आहा मोमेंट हुआ, यूरेका। उन्होंने कहा चिल्लाते हुए आए, कपड़े भी पहनना भूल गए भागते हुए, यूरेका यूरेका मतलब मिल गया मिल गया, आई फाउंड इट, यस आई फाउंड इट फाउंड इट फाउंड इट, है ना। तो जब ये इल्यूमिनेशन होता है, अचानक से बत्ती जलना, वो जो मेंटोस का ऐड आता था ना कि दिमाग की बत्ती जली, तो ये इल्यूमिनेशन है वो। जब आप इससे पहले खुद नहीं सोच रहे थे, लेकिन क्या हुआ, अचानक से आपके दिमाग में आइडिया आया। इसको आहा मूवमेंट या बोलते हैं ना, आहा। आहा मतलब दिमाग में आपके क्रैक कर गई चीजें। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि आहा मूवमेंट या यूरेका मूवमेंट, आई फाउंड इट, जो सॉल्यूशन है, अचानक से फ्लैश बल्ब आएगा, वो आएगा इल्यूमिनेशन में। ये सपने में भी आ सकता है, ये कोई और काम कर रहे होंगे तब भी आ सकता है, अचानक से बत्ती जलेगी। ह्यूमा करें, कपड़े तो पहने होंगे, ऐसा नहीं है, मतलब ऐसी सी एक कहानी सुनने को मिलती है हमें। ठीक, वेरिफिकेशन क्या है, सत्यापन। अब ये जो सॉल्यूशन आपके दिमाग में अचानक से आया है, हाँ, न्यूटन का जो एग्जांपल है सेब का गिरना, वो बिल्कुल कह सकते हैं उसको इल्यूमिनेशन। फिर आप इसको वेरीफाई करेंगे, इसको परीक्षण आप करेंगे इसका कि ये वैलिडेटेड है कि नहीं। इसको आप जब इस्तेमाल करेंगे तो ये एक सॉल्यूशन के रूप में काम आ पाएगा, या सिर्फ दिमाग में ऐसे ही आइडिया आया। कई बार होता है ना, आपको आइडिया आ गया, नहीं इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, बट हो सकता है वो काम ना करे। तो इस स्टेज में आपको उसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा कि वो कारगर है भी कि नहीं, कारगर है भी कि नहीं। गार्डनर तो हम कर चुके हैं। मोनिका कहाँ रह गए आप? इंटेलिजेंस का टॉपिक अभी कुछ दिन पहले चल रहा था, तभी गार्डनर को किया था यार। आज नहीं हो पाई का, इसलिए मेरा मूड भी ऑफ है, थोड़ा कोशिश करूंगी बट एक्सरसाइज। देखिए, समझते हैं फिर से। प्रोसेस ऑफ एक्स्ट्रा कमेंट बिल्कुल बंद कर दीजिए, अभी लास्ट में बात करेंगे। ठीक, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी में क्या है, प्रक्रिया है किसने की, रचनात्मकता की, जिसमें कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स पाए जाएंगे। ठीक है जी, अगर हम बात करें, इसमें पूछ लेता है कई बार पहला स्टेप क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए प्रेपरेशन होगा। कई बार पूछ लेता है वो कौन सा स्टेप है जब आप कॉन्शियसली यानी चेतन रूप से किसी समस्या के बारे में नहीं सोच रहे होंगे, तो वो इंक्यूबेशन है कि आपके दिमाग में बैक एंड में आपने सोचना छोड़ दिया उस चीज के बारे में, लेकिन वो अपने आप चल रही है। जब सोचना छोड़ दिया, वो क्या है, इंक्यूबेशन है। इल्यूमिनेशन क्या है, अचानक से आपको आइडिया आ गया, सोते जागते उठते कोई और काम करते हुए आपके दिमाग में बत्ती जल गई। ठीक, वेरिफिकेशन क्या है, वेरिफिकेशन है अब आप उस आइडिया को, उस सॉल्यूशन को जो दिमाग में आपके आया है, उसको वेरीफाई करके देखेंगे, उसको कविता यूज करके देखेंगे रियल लाइफ में कि वो वैलिडेटेड है कि नहीं, वो काम करेगा कि नहीं। तो ये 4 स्टेप्स हैं जो आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। इनका स्टेप जो इनकी प्रोसेस है, जो इनका नंबरिंग है, जो सीक्वेंस है, ये यही रहेगा 1 2 3 4। आप चाहें तो इसको, मैंने कल आपको बताया भी था, PI² या PIIV से याद रख सकते हैं। प्रेपरेशन यानी तैयारी, उस चीज के बारे में सोचना, ट्राई करना, गलत होना, फिर से कुछ नया सोचना, तरीके। यहाँ पे एक्टिवली आप कुछ समाधान ढूंढ रहे हैं। आई फॉर इंक्यूबेशन, अब आपने इस बारे में सोचना ही बंद कर दिया कॉन्शियसली, लेकिन बैक एंड में चलेगा दिमाग के। फिर थर्ड क्या है, इल्यूमिनेशन, अचानक से बत्ती चलेगी आपके दिमाग की और सॉल्यूशन आ जाएगा। अब जो ये सॉल्यूशन आया, इसको आप वेरीफाई करोगे फोर्थ स्टेप में कि ये कारगर है भी, या सिर्फ बस अचानक से आइडिया आ गया था, रियल लाइफ में उसको अप्लाई ही नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स हैं किसके, क्रिएटिविटी की प्रोसेस के अंदर। क्रिएटिव थिंकिंग 4 स्टेप्स को अपने अंदर इन्वॉल्व करती है। इंक्यूबेशन का एग्जांपल अभी तो बताया मैंने आपको। आप मान लीजिए आपने कोशिश की बहुत कि मैं इस ड्राइंग को इतने अच्छे से बनाऊंगी कि इसमें ये होगा वो होगा, कहीं आप अटक रहे हैं बार बार, यार यहाँ से इसको ऐसे निकालना। मान लो फॉर एग्जांपल आप कोई एक पजल ही सॉल्व करने में लगे हुए हैं, ठीक, और कुछ नए ढंग से आपको करना था, आपने खूब कोशिश की, उसमें दिमाग लगाया, सब कुछ किया, कॉन्शियसली सोचा, वो नहीं हुआ, आपने क्या किया, छोड़ दिया। अब आप उस बारे में सोच ही नहीं रहे। जैसे ही आपने सोचना छोड़ दिया, स्टेज शुरू हो गई सेकंड, इंक्यूबेशन, जब आप उस चीज के बारे में डायरेक्टली नहीं सोच रहे हैं, तो ये इंक्यूबेशन हो गया। अब आपका दिमाग अपने आप देखेगा उसको, कभी सोते हुए सपना आएगा, कभी कुछ होगा। जब ये सपना आएगा या सॉल्यूशन आ जाएगा, तो इसको इल्यूमिनेशन या रोशनी या आहा मूवमेंट या यूरेका मूवमेंट या आई फाउंड इट मूवमेंट कहेंगे, इनसाइट कहेंगे। फिर आएगा वेरिफिकेशन कि अब इसको सत्यापन कर लीजिए कि काम का है भी या नहीं। हाँ, इंक्यूबेशन में सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस वो सब इन्वॉल्व है, कॉन्शियसली आप इन्वॉल्व नहीं हो। कॉन्शियसली तो आप कुछ और कर रहे हो ना। सडन आइडिया आएगा, इल्यूमिनेशन में दिमाग की बत्ती जलेगी। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो डायग्राम के थ्रू। ये आया हुआ है क्वेश्चन बहुत जगह पे, यूपी टेट से लेकर हर जगह पूछा जाता है। ये चारों स्टेप्स को ध्यान में रखिएगा। देखिए, पहला है प्रेपरेशन, आप लोगों से बात कर रहे हो, आइडियाज ले रहे हो, खुद ट्राई कर रहे हो, 70 चीजें, मतलब प्रेपरेशन यानी तैयारी। ये हुआ पहली स्टेप, जब आप कॉन्शियसली चेतन रूप से उस चीज को कुछ नए ढंग से करने में लगे हुए हो। ठीक, ये ट्राई कर रहे हो, वो ट्राई कर रहे हो, 70 चीजें ट्राई कर रहे हो। दूसरा जो स्टेप है वो है इंक्यूबेशन, जिसको उद्भवन कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो। ठीक, इंक्यूबेशन में क्या है, आपने इसको छोड़ दिया, ब्लैंक हो गया आपका माइंड। अब सबकॉन्शियसली आपका माइंड चल रहा होगा, कॉन्शियसली आप नहीं सोचते, चेतन रूप से आप सोचना छोड़ देते हैं समस्या के बारे में, या एक नए तरीके से इसको करने के बारे में कॉन्शियसली नहीं सोच रहे। थर्ड क्या होगा, इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन क्या है, अचानक से दिमाग की बत्ती जलेगी, आहा मूवमेंट। ये देख लो, फ्लैश बल्ब, एकदम दिमाग की बत्ती जल गई, यानी सॉल्यूशन आ गया अचानक से दिमाग में, जब आप नहीं सोच रहे थे उसके बारे में। या यूरेका मूवमेंट या इनसाइट आ गई अचानक से सडनली। फिर जब ये आपको आइडिया आ गया कि इसको ऐसे कर सकते हैं, तो आप वेरीफाई करेंगे, उसको करके देखेंगे रियल लाइफ में, सत्यापन करेंगे कि क्या ये सच में काम का है या बस दिमाग में आ गया था सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है भी कि नहीं है। ये क्या है, 4 स्टेजेस हुई किसकी, 4 स्टेप्स हुए क्रिएटिव थिंकिंग के। स्टेप्स ऑफ, चरण है किसके, रचनात्मक चिंतन के। स्टेप्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है जी, क्रिएटिव थिंकिंग के कुछ स्टेप्स हुए। इतनी बात क्लियर है। देखो, जरूरी नहीं हमेशा ऐसी ही प्रोसेस हो, ये प्रोसेस बहुत क्या कहें तेजी से भी हो सकती है, एक्सीलरेटेड मोड में भी हो सकती है कि आपको पता ही ना लगे कि ये चारों चीजें हुई हैं, आप इतनी जल्दी कर लें वो चीज। जनरली क्रिएटिव थिंकिंग के प्रोसेस में ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा ही होगा ये कहना गलत होगा, ठीक है, ऐसा ही होगा ये कहना गलत होगा, बट होते हैं ये चारों
स्टेप्स इन्वॉल्व। कई बार आप 5 मिनट में चारों चीजें कर गए, आपको पता भी नहीं लगा, आपको लगा इसमें तो मैंने कहीं सोचा ही नहीं, बट वो 1 मिनट का सोचना भी तो इंक्यूबेशन में आ गया ना। ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट की पीडीएफ नहीं मिली, मिल जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई सभी को या कोई समस्या है यहाँ तक बात समझने में? मैसेज सभी के जा रहे हैं, सानिया, कविता जी बहुत बढ़िया, बट एक्स्ट्रा कमेंट करने से बचिए, सेशन डिस्टर्ब होता है बीच में जब आप बहुत ज्यादा कमेंट्स करते हैं, और मैं ले नहीं पाऊंगी आपके सारे कमेंट्स, चाहे मैं बिल्कुल सारे कमेंट्स पढ़ना शुरू कर दूं तब भी। इंक्यूबेशन में आप उस चीज के बारे में सोचना छोड़ देते हैं। अचानक से खाना बना रहे हैं और आपको याद आया यार वो क्वेश्चन तो ऐसे कर सकते थे, है ना, सपने में कोई आइडिया आ गया कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, आपके दिमाग में प्रॉब्लम चल रही है बट पीछे चल रही है, आप खुद कॉन्शियसली नहीं सोच रहे हैं उस चीज को। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस क्लास के भी नोट्स बना लोगे तो इनफ हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे। पीडीएफ नहीं पढ़ रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन जरूर कर लेना पीडीएफ वाले। ब्रेनस्टॉर्मिंग की यदि हम बात करें, यानी मस्तिष्क का उद्वेलन कहते हैं, ये टेक्निक है क्रिएटिविटी की, या एक मेथड है क्रिएटिव थिंकिंग का, मेथड या एक टेक्निक है क्रिएटिवली बच्चों को सोचवाने के लिए। ठीक, एक मेथड है, वैसे तो कई मेथड्स हो सकते हैं, बट ब्रेनस्टॉर्मिंग एक तरीका है, एक वे है किसका, क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए। तो अगर पूछे ब्रेनस्टॉर्मिंग किससे जुड़ा हुआ है, क्रिएटिविटी से। ठीक, लेकिन कई बार जो क्वेश्चन है, जैसे यूपीटेट में क्वेश्चन घुमा करके पूछा था, तो उस केस में क्रिएटिविटी की जगह इन्होंने आंसर दे दिया था प्रॉब्लम सॉल्विंग, और उसमें कोई नुकसान नहीं है, पढ़ा था डाइट में, वेरी गुड किरण। हाँ, अब ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, जैसा कि आप वर्ड से समझ पा रहे हैं, ब्रेन को स्टॉर्म कराना मतलब बारिश कराना, है ना। ब्रेन स्टॉर्मिंग, स्टॉर्म होता है ना, तूफान आ जाता है जैसे, वैसे ही दिमाग में तूफान आया हुआ है किसी समस्या के समाधान के लिए, कुछ नए ढंग से सोचने के लिए, कुछ नए ढंग से किसी चीज को करने के लिए। ठीक, अब ये ब्रेन स्टॉर्मिंग काम कैसे करती है ये देखते हैं। होंगे हुमा, अभी तो बहुत सारा कोर्स भी बचा हुआ है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो 100 में से 90 भी ठीक होंगे, 70 हो रहे हैं तो भी अच्छा है। तो ये दी किसने है, एलेक्स एफ ऑसबर्न नाम के एक व्यक्ति, जिनकी बुक का नाम था क्रिएटिविटी। किससे जुड़ा हुआ है ये, क्रिएटिविटी से, विचारों का तूफान। ठीक, ब्रेन स्टॉर्मिंग, दिमाग में तूफान आया हुआ है, एलेक्स एफ ऑसबर्न, 1938 में इन्होंने बात की, ऑसबर्न ने, किसकी, क्रिएटिविटी की। इनकी बुक का नाम भी है क्रिएटिविटी। ठीक, अगर हम बात करें रचनात्मकता की, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे वर्क करता है, आप क्या करते हैं, बच्चों को ग्रुप में बिठा लेते हैं, क्लास में मान लो 4 बच्चे बैठे हुए, ग्रुप बने हुए हैं, अब कोई एक समस्या उनको दे दी, कोई एक प्रॉब्लम उनको दे दी, अब वो इस पे सोचेंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक बच्चा है वो अपने अपने आइडिया जो उसके दिमाग में आ रहा है वो बोलता जाएगा, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, मतलब सब खुल के इस समस्या के बारे में सोच रहे हैं। और फिर क्या है हुमा, सब मिलकर सोच रहे हैं, टीचर उनको रोकेगा नहीं, पहले जितने आइडियाज आने दो, उसके बाद सेलेक्ट कर लेंगे ना, उसके बाद सेलेक्ट कर लेंगे, पहले जितने आइडियाज आने हैं आने दो। ठीक है, देखो है क्या ये, अगर डेफिनेशन से पढ़ें तो ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्क्स बाय फोकसिंग ऑन अ प्रॉब्लम। आप किसी एक समस्या पे फोकस करते हैं, अपना फोकस लेके जाते हैं, पूरे ध्यान से सोचते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एंड देन डेलिबरेटली कमिंग अप विद एज मेनी सॉल्यूशंस एज पॉसिबल। और आप चाह करके पूरा मन से जो दिमाग में आ रहा है उसको लिखते जाएंगे, सोचते जाएंगे कि कैसे कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, एंड बाय पुशिंग द आइडियाज एज फार एज पॉसिबल, अपने दिमाग में और सोचते हैं और क्या बेहतर हो सकता है, मतलब कॉन्शियसली लगे पड़े हैं। इंक्यूबेशन में क्या था, आपने सोचना छोड़ दिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग में आप बैठ करके जितने आइडियाज पॉसिबल हो सकते हैं अपने दिमाग में जोर डालते हैं, दिमाग पे, और आने देते हैं आइडियाज को, आने देते हैं, रोकते नहीं है। ठीक है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग है जितने आइडियाज पॉसिबल हो उतने आइडियाज को आने दिया जाए बिना रोके। ग्रुप में ये की जाती है, किसी एक समस्या को आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा और उस पर आप बैठ करके फिर सोचते हैं ग्रुप्स में या जैसे भी पॉसिबल होता है। ठीक है, इंटरनेट को क्या हो गया भाई, क्लियर है बात? हाँ, ऋतु सारे लाइव मिल जाएंगे आपको, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, बिठा के बच्चों को एक प्रॉब्लम के बारे में अलग अलग आइडिया सोचने के लिए कहा जाता है। डलवा देंगे पारुल इंटेलिजेंस टेस्ट की पीडीएफ। अब कुछ रूल्स होते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के, जिन चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। कुछ 4 रूल्स हैं किसके, ब्रेनस्टॉर्मिंग के। हाँ, बर्थडे की प्लानिंग के लिए भी सोच सकते हो बिल्कुल। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी में नहीं लगती, कन्वर्जेंट थिंकिंग लगती है जब आपने मल्टीपल आइडियाज को सोच लिया उसमें से एक सेलेक्ट करने के लिए, तो कह सकते हैं लगती भी है एक तरह से और नहीं भी लगती। बाकी जो आपके क्या नाम है उनका, जेपी गिलफर्ड, उन्होंने डाइवर्जेंट थिंकिंग से जोड़ा है क्रिएटिविटी को, जिसकी चर्चा हम अगेन कल करेंगे। ठीक, अरे बहुत बढ़िया आंचल, चलिए समझते हैं। बहुत बढ़िया कविता जी। देखिए, अगर हम बात करें रूल्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग की, तो रूल्स हैं कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग के। कुछ देखो, जब आप ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो तब भी तो डाइवर्जेंट थिंकिंग ही हो रही है ना, आप अलग अलग दिशाओं में सोच रहे हो। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब है अलग अलग दिशाओं में सोचना, अपनी थिंकिंग को रोकना नहीं है, मल्टीपल आइडियाज के बारे में सोचना। ठीक, और डाइवर्जेंट थिंकिंग किससे जुड़ी हुई है, क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई है, यानी रचनात्मकता से। क्रिएटिविटी में डाइवर्जेंट थिंकिंग 100% पाई जाएगी, ऐसा हो नहीं सकता किसी ने कुछ नया बनाया हो और डाइवर्जेंट थिंकिंग ना की हो। मल्टीपल वेज में आप सोचते हैं तब एक चीज को सेलेक्ट किया जाता है ना। इल्यूमिनेशन तो कॉन्शियस है ना, अब आप आइडिया आ गया आपको तो कॉन्शियसली आया ना। देखो, देयर आर 4 बेसिक रूल्स। 4 क्या हैं बेसिक रूल्स हैं किसमें, ब्रेनस्टॉर्मिंग में। जो बेसिक रूल्स कब दिए इन्होंने, 1963 में, 1963 में। इसकी जो शुरुआत थी वो तो हो गई थी 1930s में ही, बट एलेक्स एफ ऑसबर्न ने 1963 में कुछ 4 रूल दिए, इंटेंडेड टू रिड्यूस सोशल इनहिबिशंस अमंग टीम मेंबर्स। टीम मेंबर्स में आइडिया जनरेशन ज्यादा से ज्यादा हो, ओवरऑल क्रिएटिविटी बढ़े, ज्यादा से ज्यादा आइडियाज का वो सोचे। आज का सोचो दीपिका तो फ्यूचर भी अच्छा होगा। पहला स्टेप क्या है, नो क्रिटिसिज्म। यानी आप जब बच्चे या ग्रुप में टीम मेंबर्स भी यदि बैठ करके कुछ अलग अलग आइडिया सोच रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, मस्तिष्क उद्वेलन कर रहे हैं, तो आप आलोचना नहीं करते। आप क्रिटिसिज्म का स्टेप बाद में सोचेंगे, जब वेरीफाई करना होगा तब सोचेंगे। अभी तो आप आने देते हैं आइडियाज को। जब ग्रुप में बैठ के बच्चे आइडियाज प्रकट कर रहे हैं तो उनको आने देते हैं, उनको क्रिटिसाइज नहीं करते, उनको कुछ कहते नहीं है अच्छा बुरा जो भी है, बस उसको रिकॉर्ड कराते रहते हैं, वो आने देते हैं, उसको आप ब्लॉक नहीं करते आइडियाज को। ठीक है बात। दूसरी चीज है वेलकम अनयूजुअल आइडियाज। कई बार ऐसा होता है अजीब अजीब से आइडियाज भी आते हैं, तो उनको भी वेलकम करते हैं कि जितना लंबा सोचना है सोच लो, क्योंकि आप
टेम तो कर सकते हो आइडिया को, जब आपके दिमाग में कोई एक आइडिया आ गया आप उसको छोटा तो कर सकते हो, बट बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, अनयूजुअल आइडियाज कितने अजीबोगरीब आ रहे हैं उसको बाद में फिल्टर कर लेंगे, काट छाट बाद में देख लेंगे, लेकिन पहले आने दो भाई। काटना छाटना तो एक बड़ी चीज में से ही होगा ना, अगर इतना सा ही आइडिया है तो उसको बढ़ाने में दिक्कत होती है ना कि काटने में। तो इसलिए अनयूजुअल आइडियाज को भी वेलकम किया जाता है, विचित्र आइडियाज को भी हम वेलकम करते हैं। क्वांटिटी वांटेड, खूब क्वांटिटी को तो मतलब हम चाहते हैं कि मात्रा तो जितनी ज्यादा हो थॉट्स की, आइडियाज की, उतना अच्छा है। मात्रा ज्यादा जितनी हो सोचने की, आइडियाज की, उतना अच्छा है, कोई नुकसान नहीं है ज्यादा आइडियाज से। ठीक है जी, बहुत बढ़िया कविता जी, मेल कर दीजिएगा अपने नोट्स। कंबाइन एंड इंप्रूव आइडियाज, आप क्या करेंगे, जितने भी आइडियाज आपने देखे थे उन सबको कंबाइन करेंगे और इंप्रूव करने का प्रयास करेंगे, इंप्रूव करने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी, एक मिनट रुको। हाँ देखो एक बार, देखो एक बार, अगर हम बात करें क्वांटिटी वांटेड का मतलब है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में थॉट्स का आना, फ्लुएंसी का मतलब है जितने ज्यादा थॉट आए उतना अच्छा है। कंबाइन एंड इंप्रूव आइडियाज, ये जितने भी आइडियाज आए हैं उनको आप क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं और इंप्रूव अगर हो सकता है तो करते हैं। इसमें कोई थिंकिंग मत लगाओ, थिंकिंग इसमें एक ही लग रही है जिसको हम क्या कह रहे हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग। कुछ और मत सोचो, नहीं तो कंफ्यूजन आएगी अगर आप कन्वर्जेंट थिंकिंग जबरदस्ती डालोगे तो। ठीक है जी, क्लियर है बात। ईमेल आईडी himanshi.edu, एजुकेशन वाला edu, himanshi.edu 10@gmail.com 1010। ठीक है जी, देखिए नो क्रिटिसिज्म, आप जब बच्चे ग्रुप में बैठ करके सोच रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, अलग अलग आइडियाज पे बात कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, उनको रोकते नहीं है, उनकी आलोचना नहीं करते, पहले आने देते हैं, अच्छे बुरे जैसे भी आइडियाज आ रहे हैं आने देते हैं, वेलकम करते हैं उनको। अनयूजुअल आइडियाज, कई बार विचित्र आइडियाज भी आएंगे, उनको भी आने देते हैं, क्योंकि उसको छोटा तो किया जा सकता है, अगर आपने बीच में काट दिया तो फिर वो बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा, आइडिया को बड़ा एक्सपेंड करना मुश्किल हो जाएगा। फिर है क्वांटिटी वांटेड, आप चाहते हैं जितनी ज्यादा क्वांटिटी में थॉट आए, जितनी फ्लुएंसी हो उतना अच्छा है। ठीक, कॉम्बिनेशन, कंबाइन एंड इंप्रूव आइडियाज। अब लास्ट स्टेप है, ये जितना भी जो भी कुछ हुआ है, अब इसमें जो जो काम के आइडियाज हैं उनको कंबाइन करें एक साथ, और बेहतर अगर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं तो वो इंप्रूवमेंट करें। ठीक है मोनिका, मेघा, क्लियर है बात। ठीक नहीं हुआ, सिर्फ अपने अपने डाल दो आप, मतलब ये वाले सब्जेक्ट के। तो ये बात हुई ब्रेनस्टॉर्मिंग की। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या है, आप ग्रुप में बिठा करके बच्चों को सोचने के लिए कहते हैं, कुछ अलग अलग दिशाओं में कुछ अलग अलग सॉल्यूशन सोचने के लिए कहते हैं, प्रॉब्लम के मल्टीपल वेज, वो अपने दिमाग पे जोर डालेंगे, आइडियाज को सोचेंगे भरपूर, और यही इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बार, हाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग इंडिविजुअल भी कर सकता है, ऐसा थोड़ी सिर्फ ग्रुप में ही होगी, बट जनरली ग्रुप को हम प्रमोट करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। हाँ थिंकिंग में बताया था ना ये मैंने, ये एक बार और फिर से समझ लो। एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी, यानी क्रिएटिव थिंकिंग में ऑब्वियसली ये भी एक प्रकार की थिंकिंग ही है ना, ये चिंतन ही तो है एक तरह का। इसमें कुछ तत्व पाए जाते हैं, कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, तत्व पाए जाते हैं। जेपी गिलफर्ड इसकी बात करते हैं, जिन्होंने डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात की। हाँ सब भेज सकते हैं हल्का नोट्स। अगर हम बात करें डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग की, तो वो चर्चा हम कल करेंगे, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग की, लेटरल थिंकिंग क्या है, एक मैं छोटा सा रिवीजन इसका करा दूंगी कल। अरे बहुत बढ़िया कविता जी। देखिए तो चार एलिमेंट्स है एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी में। पहला है फ्लुएंसी, इसको फफोई से याद रख सकते हो, मैंने एक बार डिस्कस भी किया हुआ है। FFOE, FFOE, FFOE क्या है, फ्लुएंसी, यानी जितने ज्यादा थॉट्स आए रोहित उतना अच्छा है, प्रवाह होना चाहिए विचारों का। क्रिएटिव थिंकिंग वो है जिसमें मल्टीपल आइडियाज हो, अगर आइडिया ही एक दो हैं तो फिर नया कहां से सोचोगे, अगर 100 आइडिया है उसमें से 90 तो रिजेक्ट हो जाएंगे, तो जितने ज्यादा आइडियाज हो उतना अच्छा है। तो फ्लुएंसी होनी चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग उसको कहेंगे जिसमें फ्लुएंसी है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ थॉट्स आते हैं, नंबर ऑफ थॉट्स भरपूर हैं, नंबर ऑफ थॉट्स बहुत ज्यादा हैं, अप हैं। ठीक, नंबर ऑफ थॉट्स की कोई कमी नहीं है। फिर है नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी, यानी लचीलापन, यानी एक आइडिया काम नहीं किया तो दूसरा सोचेंगे, दूसरे तरीके से नहीं तो तीसरे से सोचेंगे, तीसरे से नहीं तो चौथे से सोचेंगे, मल्टीपल वेज। लचीलापन है, रिजिडिटी नहीं है कि अच्छा ये काम नहीं किया तो यार छोड़ दो, मुझे तो, मैं तो बस की नहीं है, अब तो कुछ करना ही नहीं। मान लो एक व्यक्ति है जिसने एक चीज ट्राई की जिंदगी में, अब वो दूसरी कोई ट्राई नहीं करना चाहता, रिजिड है, शिखा ब्लॉक नहीं हो आप। फ्लुएंसी है नंबर ऑफ आइडियाज का ज्यादा आना, फ्लेक्सिबिलिटी है उनमें लचीलापन होना, आप रिजिड नहीं हो कि बस इसी तरीके से काम करूंगा, आप सोचते हो जिस भी तरीके से जो भी पॉसिबल हो, कुछ चेंज करना है तुरंत चेंज कर देंगे, अच्छा परिवर्तन की जरूरत तुरंत परिवर्तन करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन है ना। फिर है ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी होती है मौलिकता, नोवल होना, आपके आइडियाज का मौलिक होना, नया होना, कुछ नवीन होना, नोवेल्टी या फिर नयापन, मौलिकता, जो आपके खुद के ओरिजिनल है, कॉपी नहीं मारे आपने कहीं से। ठीक, फिर होता है इलेबोरेशन, अब आपने जो भी आइडिया चूज किया है, जो भी आपने सॉल्यूशन निकाला है, उसको आप इलेबोरेट करते हैं, उसका विवर्धन होगा, उसको और डिटेल में समझाएंगे या समझेंगे, उसको एक्सपेंड करेंगे, उसको एक्सपेंड करेंगे, उसको और डिटेल में जाएंगे उसकी। ठीक, ये है मल्टीपल वेज। देखो फ्लुएंसी थी नंबर ऑफ थॉट्स ज्यादा होना, फ्लेक्सिबिलिटी है वेज, अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करना, ओरिजिनलिटी है कुछ नया, कुछ ओरिजिनल, कुछ मौलिक सोचना। ठीक, इलेबोरेशन है एक्सपेंड करके डिटेल्स जानना, उस चीज को और विस्तार में समझना। ठीक, तो ये चार एलिमेंट्स हैं, इनको इसी स्टेप में याद रखना है, और बहुत ज्यादा डिटेल इनकी नहीं पूछी जाती, बट आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। हाँ लाइन से याद रखना है आपको, तभी मैंने ये शॉर्ट फॉर्म बताई है, FFOE, F फॉर फ्लुएंसी, मेरे साथ बोलो, फिर फ्लेक्सिबिलिटी, देन ओरिजिनलिटी, और फोर्थ है इलेबोरेशन, उस चीज का और विस्तार करना एक तरह से। ठीक है, ओरिजिनलिटी तो सिंपल है यार, ओरिजिनलिटी समझने में भी दिक्कत आ रही है। ओरिजिनल किसको कहोगे, जो कॉपीड नहीं है, जो आपका खुद का है। भाई एक टॉपिक हो सकता है, मान लो डेथ,
एक टॉपिक हो सकता है मान लो लव, अब मेरे अपने मौलिक विचार हैं प्यार के प्रति, वो मेरे विचार है ना, मेरे अनुभव के अनुसार मैंने निकाले हैं, वो हो सकता है दुनिया में क्या क्या नॉवल लिखी गई हो उस पर, मुझे क्या मतलब उससे। अंचलपुरी, ओके अंचल, क्लियर बात है। हाँ, इसको इंग्लिश में ही याद करो, ज्यादातर चीजें इंग्लिश में याद करना इजी है इस सब्जेक्ट के अंदर, इसलिए मैं बोलती हूँ। ठीक, क्लियर है बात। भाई आपकी कोई कविता हो सकती है वो ओरिजिनल है आपकी, ठीक। मान लो कोई एक सिंपल ये फोन ही है, अब सबसे पहले एप्पल ने एक फीचर निकाला कि आप यहां से एक बटन दे दिया कि यहीं से साइलेंट हो जाएगा और यहीं से आपका ये जनरल पे चला जाएगा। बाद में बहुत सारी कंपनीज ने इस तरह की और चीजें बनाई, बट उसको ओरिजिनल थोड़ी कहेंगे, ये ओरिजिनल था। ठीक, कुछ अपना करना, कुछ मौलिक करना। बहुत बढ़िया अनुराधा जी, आगे बढ़ते हैं अब इसी बात पे। इसको अगर एक एक बार फिर से समझना है तो फ्लुएंसी का सिंपल मतलब है नंबर ऑफ आइडियाज भरपूर होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। सफिशिएंट या एनॉर्मस या अबंडेंस होनी चाहिए नंबर ऑफ आइडियाज की, यानी प्रचुर मात्रा में आइडियाज आपके दिमाग में आए, भरपूर आइडियाज आए, मल्टीपल आइडियाज आए, आइडियाज की कोई कमी ना हो, थॉट्स की कोई कमी ना हो, दिमाग में ऐसा नहीं है दिमाग बंद पड़ जाए। आपको पता है 70 चीजें दिमाग में एक साथ आ रही हैं, ऐसे भी कर सकते 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 हैं। किसी भी प्रोजेक्ट को बनाना है, किसी भी एक ड्राइंग को बनाना है, किसी भी एक चीज को बनाना है, आपके दिमाग में, आपको अपने घर को ही सजाना है मान लो, तो आपके दिमाग में 70 आइडियाज आ रहे हैं कि यार येलो पेंट भी करा सकते हैं, ये भी करा सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको वैसे भी कर सकते हैं, वो वाली चेयर यहाँ रख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, आइडियाज की कमी नहीं है। फिर क्या हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपने घर का इंटीरियर करा रहे हैं मान लो। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, अब आपके दिमाग में आइडियाज थे 1000, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, मान लीजिए आपने सोचा था कि यार ये वाला काम ना मैं तो यहाँ पे ऐसे कर्टेन लगवाऊंगी, और वो कर्टेन या तो बहुत महंगे हैं या अवेलेबल नहीं है आपके देश में, आपके शहर में, या बहुत ही ज्यादा, भेज दीजिए उनका, मेल कर दीजिए हमें, बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है, उनको पाना आसान नहीं है, अभी मिल नहीं सकते कोरोना के टाइम पे वो कर्टेन्स या वो सोफा जो आपको चाहिए था। आप क्या करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे अपनी थिंकिंग में कि कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, ये कर लेते हैं, इसमें मैं थोड़े थोड़े चेंजेस कर लूंगी तो और अच्छा लगेगा। आप क्या नहीं है, बिल्कुल जम नहीं गए, रिजिड नहीं हो गए, आपने फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये, और इसको ऐसे चेंजेस कर लेंगे, इसमें दिमाग लगाएंगे, काम बन जाएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज। कोई कह रहा है इतनी इजी चीजें आएंगी, बिल्कुल पेपर इजी आता है, कुछ ही परसेंट पेपर टफ आता है, और इजी टॉपिक से, ये इजी इसलिए भी तो लग रहा है ना क्योंकि समझाया इजीली जा रहा है, आसान टॉपिक से भी मुश्किल क्वेश्चन बनाया जा सकता है, मुश्किल क्वेश्चन से भी आसान, मुश्किल टॉपिक से भी आसान क्वेश्चन बन सकता है। दोनों ही चीजें आपको आनी चाहिए। ऑसबर्न ने दिया है ब्रेनस्टॉर्मिंग को, एलेक्स एफ ऑसबर्न ने दिया है, ये पीडीएफ आपको मिल गई होगी आज। नंबर 3 है ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी क्या है, मौलिकता। ओरिजिनलिटी है कुछ नया सोचना, कुछ ओरिजिनल सोचना, कुछ नोवल सोचना, है ना, नवीन या फिर मौलिक, जो आपका खुद का है। किसी कोई कविता हो सकती है, किसी का कुछ और हो सकता है, ठीक। हाँ, नहीं सारे सारे चैप्टर भेजने भाई, सिर्फ मल्टीपल थोड़ी। जिसको कॉन्फिडेंस हो कि बहुत अच्छे नोट्स मैंने बनाए वही भेजे सिर्फ। फोर्थ देखिए इलेबोरेशन। इलेबोरेशन क्या है, विस्तारण। इलेबोरेशन है अब जो आपने आइडिया सेलेक्ट किया, जो मल्टीपल वेज आपने सेलेक्ट किया, उसको डिटेल में एक्सपेंड करना, उसकी डिटेल्स समझना, ठीक। एक्सपेंडेड फॉर्म उस एक आइडिया की। समझे कि नहीं समझे ये बता दो बस। 750 देखिए आगे बढ़ जाते हैं इसी बात पे। सृजनात्मकता, इसमें स्पेलिंग में गड़बड़ है थोड़ी सी। सृजनात्मकता को पोषित करने हेतु सुझाव, यानी आप क्या कर रहे हैं, डेवलप करेंगे या इसको बढ़ावा देंगे, किसको, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए आप स्कूल में इसका एजुकेशनल इंप्लीकेशन क्या हो सकता है। हाँ, गिलफर्ड ने दिया है वो जो एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी हैं। अरे धन्यवाद हामिदा। देखिए सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को आप डेवलप करें, बेहतर करें, कैसे होगा ये, कल खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। कुछ मेथड्स हैं क्रिएटिविटी के और कुछ इसको पूरा रिवाइज कराना है, कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। इंग्लिश में बोल दूंगी, इवन मैंने लिखे हुए हैं, नेक्स्ट स्लाइड में इंग्लिश में मिल जाएंगे आपको। ये बहुत आसान सी भाषा इसलिए हिंदी में दे दी है। देखो पोषित करना मतलब इसको बढ़ावा देना, ग्रो करना, किसको, क्रिएटिविटी को। क्रिएटिविटी को आप स्कूल में कैसे बेहतर कर सकते हैं या एज अ पर्सन भी कैसे बेहतर कर सकते हैं, एजुकेशनल इंप्लीकेशन, इसकी शैक्षिक अनुप्रयोग क्या हो सकते हैं, स्कूल में कैसे यूज करोगे इसको। कक्षा में बौद्धिक वातावरण प्रदान करें, मतलब ऐसी चीजें दो, ऐसी स्टिमुलेटिंग चीजें दो, ब्रेनस्टॉर्म कर पाएं जिसपे बच्चे, जिसमें उनका दिमाग लगे। ऐसी समस्याएं उनके सामने लाओ कि अच्छा मान लो पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, बताओ क्या क्या कर सकते हैं हम, घर में बिजली बचानी है, बताओ कैसे कैसे कर सकते हैं। इस तरह की चीजें आप उनके सामने प्रेजेंट करें, ठीक है सोहेल और प्रियंका। प्रजातांत्रिक विद्यालय वातावरण यानी डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट होना चाहिए। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, जैसे इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेसी है, सबको वोट देने का अधिकार है ना, इक्वालिटी का अधिकार है। तो डेमोक्रेसी होनी चाहिए, यानी हर एक बच्चे को अपने आप को प्रस्तुत करने का मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है आप बच्चे को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे, उसको अपने ढंग से खुद को एक्सप्रेस करने का मौका देना चाहिए। मौलिकता और लचीलापन यानी ओरिजिनलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को आप क्या दें, बढ़ावा दें, बच्चों को मौका दें, कुछ अपना सोचें, कुछ ओरिजिनल सोचें, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी, अलग अलग वे सोचें, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो क्रिएटिविटी, जो मैं स्टेप्स बता रही थी ना आपको अभी, जो ये स्टेप आपको याद आ रहे होंगे, PIIV, एक बार बोलो इनकी चारों का स्टेप क्या क्या था, जल्दी बोलो, पता तो चलेगा कितनी देर तक याद रख पाते हो आप चीजों को। भाई प्रेपरेशन था, फिर इंक्यूबेशन था, इल्यूमिनेशन था, और क्या था, फिफ्थ ये जो V है ये है वेरिफिकेशन, ठीक। लिखो एक बार सारे के सारे, प्रेपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन, ये जो 4 स्टेप्स थे ना, इसके बाद भी हमेशा वेरिफिकेशन के बाद भी क्रिएटिविटी एक प्रोसेस भी है और प्रोडक्ट भी है। क्यों, क्योंकि वेरीफाई कर लिया लेकिन इसके बाद भी इंप्रूवमेंट के चांसेस हमेशा रहेंगे। क्रिएटिव थिंकिंग यही खत्म नहीं होती, आप हमेशा इंप्रूव करते रह सकते हैं, हमेशा इंप्रूव कर सकते हैं, हमेशा कुछ और नया सोच सकते हैं, कुछ और एड ऑन कर सकते हैं, कुछ और हटा सकते हैं।
तो ये एक प्रोसेस भी है और प्रोडक्ट भी, क्रिएटिविटी। ये चारों स्टेप होने के बाद भी संभावना है कि आप इसमें चेंजेस कर पाएं, हमेशा कुछ नया करने की संभावना हमेशा बनी रहती है। विद्यालय में इसीलिए तो आप देखते हैं नए नए अपडेटेड प्रोडक्ट्स आते हैं। विद्यालय में उपयुक्त भौतिक वातावरण, जो वहां का फिजिकल एनवायरनमेंट है वो अच्छा होना चाहिए, थोड़ा नेचर के आप करीब रखो बच्चों को, एक बैठने की सुविधा हो ठीक ठाक। ठीक, अगर हम बात करें किसकी, समुदाय के सृजनात्मक संसाधनों का उपयोग, जो हमारी कम्युनिटी में रचनात्मक कुछ तो रिसोर्सेज होंगे ना, उनको यूज करें। किसी के घर में किसी ने कुछ अलग सा किया हुआ है, सोसाइटी में कोई एक ऐसी जगह है जहां पे कुछ अलग होता है, अच्छे उदाहरण, बढ़िया एग्जांपल प्रस्तुत करो। जैसे थॉमस एल्वा एडिसन का एग्जांपल हम सबने सुना है कि उनको स्कूल से निकाल दिया गया था और उनकी मां ने उनको बताया तक नहीं कि उनको निकाला गया है। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है इसलिए ऐसा ऐसा हुआ। तो अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दें कि लोगों ने कैसे अलग अलग दुनिया के अलग अलग जगह से, डिस्पाइट ऑफ एनीथिंग, चाहे उनके पास रिसोर्सेज कम थे, पैसा कम था, जो भी था, उन्होंने कुछ नया किया है। और हम सब नया कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स में सब में एबिलिटी। आप भी कल स्कूल में जाएंगे, भगवान करे आपकी नौकरी जल्दी लगे, आप मेहनत करें बेसिकली, तो यही सब यूज करें। शिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण, टीचर्स की भी ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए कि उनको बच्चों को डील कैसे करना है, और वो टाइम टाइम पे सेमिनार्स वगैरह होते भी हैं। बच्चों में अच्छी आदतों के विकास पर बल। भाई हैबिट्स अगर हमारी ठीक ठाक होंगी, हमारा ऑब्जर्वेशन, आप खुद सोचिएगा, हम में से कितने लोग हैं जो टिक के ऑब्जर्व करते हैं कहीं बाहर जाते हैं तो। ज्यादातर जो जनता है वो तो बस बाहर निकलते हैं और फोन में ही लगे हुए हैं, उनको पता ही नहीं दुनिया में चल क्या रहा है। आप कहीं बाहर बैठे, आपने एक बोर्ड भी ध्यान से पढ़ा कभी? आप जहां डेली जाते हैं, कितनी चीजें आपको ऐसी मिल जाएंगी आपने ऑब्जर्व ही नहीं की होंगी आसपास, कि यार अच्छा ये भी चीज यहाँ पे थी। तो अच्छी हैबिट्स का मतलब आपकी मॉरलिटी भी हो सके, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर, आपकी एक्सपेरिमेंट करने की क्षमता, कि हमेशा आप ये ना माने अरे ठीक है देख लेंगे हो जाएगा, वो वाला एटीट्यूड नहीं। तो ऐसी तरह की चीजें भी हम बढ़ावा दें क्लास में। ठीक है सोहेल? पर्याप्त संसाधन, अगर हो सके तो बच्चों को रिसोर्सेज ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल कराएं, उनको एक्सपेरिमेंट के मौके मिलें, ये सारी चीजें होनी चाहिए। मैं ऑब्जर्व करता हूँ, बहुत अच्छी बात है नवनीत, अंचल, जितने भी लोग करते हैं, ये बहुत अच्छी आदत है। आधी चीजें तो हम ऐसे आए और ऐसे मर जाएंगे, हमें पता ही नहीं आसपास क्या हो रहा है। तो अवेयरनेस या ऑब्जर्वेशन जो है जरूरी है अपने एनवायरमेंट की। फ्यू मोर पॉइंट्स हम अपने दिमाग में ही जीते रहते हैं। जब देखो कुछ और पॉइंट्स हैं इंग्लिश में समझ लीजिए, एजुकेशनल इंप्लीकेशन, जो अभी हमने हिंदी में समझे थे। आप बच्चे को एजुकेशनल टूर पे ले जा सकते हो, उसको फील्ड ट्रिप्स पे ले जा सकते हो। जब वो 36 चीजें देखेगा तभी तो आइडिया आएगा। ऐसा थोड़ी एक दिन आप बंद कमरे में बैठे थे और अपने आप आइडिया आ गया। उसके लिए एक्सपीरियंस कराना भी तो जरूरी है ना। आप बच्चों को अलग अलग जगह लेके जाओ, कभी आप उसको एडवेंचर आइलैंड ले जा रहे हो, कभी आप उसको कोई म्यूजियम लेकर के जा रहे हो, कभी आप उसको कहीं और लेकर के जा रहे हो, जहां उसको अलग अलग चीजें देखने का मौका मिले। एजुकेशनल टूर पे ले जाते हैं। हाँ हाँ, आंचल कह रहे हैं आज मैम का रबर बैंड शर्ट के साथ मैचिंग है, ये मैंने ऑब्जर्व किया। बहुत बढ़िया आंचल, बहुत अच्छी चीज ऑब्जर्व की। बाकी चीजें भी ऑब्जर्व करनी है, सिर्फ इतना ही नहीं। हम वो ऑब्जर्व करते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट होता है ना। अगर हमें मेकअप में इंटरेस्ट है तो हम ये देखेंगे सामने वाले ने आईलाइनर कौन सा लगाया हुआ है। अगर फोन में इसके साथ है, अगर फोन में इंटरेस्ट है तो हम ये देखते हैं इसके पास फोन कौन सा है ना। तो हमें आंखें खोल के रखनी है इंटरेस्ट के बाहर भी। अरे बहुत बढ़िया सना। स्कल्पचर वर्कशॉप, वो स्कल्पचर्स होते हैं ना जो हम गार्डनर की थ्योरी में पढ़ रहे थे, मूर्तिकार, तो उस तरह की वर्कशॉप में भी ले जाएं ताकि बच्चा देखे कि कैसे मूर्तियां बनाई जाती हैं, है ना, कैसे ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब क्या है, कलर्स हमारी लाइफ को लाइवली बनाते हैं, हमें इंसान बनाती है क्रिएटिविटी। हाँ ये डिफरेंट है हिंदी वाले से, बट एड ऑन है उसी में कि एजुकेशनल इंप्लीकेशन इसकी क्या हो सकती है। आर्ट एग्जीबिशन, आर्ट की बहुत सारी एग्जीबिशन होती हैं अलग अलग जगह, वो ले जाएं। ये मैं कवर कर चुकी हूँ वैसे तो। ठीक, बहुत बढ़िया प्रियंका, सही है। क्रिएटिव एक्टिविटी, अलग अलग एक्टिविटी कराओ, कभी उनको सिंगिंग की, कभी ड्राइंग की, कभी किसी और चीज की, कभी किसी और चीज की। नॉर्मल चीज को भी अलग तरीके से पढ़ा दो। अभी मैं अगर बहुत बड़ा आशुतोष, बहुत पुरानी शर्ट है। अगर मैं बात करूं किसकी, अभी मैं कल परसों बैंक गई थी तो वहां के जो मैनेजर हैं तो वो बता रहे थे अपने बच्चों के बारे में, पूछते रहते हैं कई बार कुछ चीजें और हम लोग डिस्कस करते हैं अच्छे से। तो वो बता रहे थे कि मतलब उनकी जो 3 बेटियां हैं उनकी, और उनमें से मतलब कुछ जो है आजकल ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो बाइजू या कोई भी मतलब अलग अलग कंपनीज हैं, अब पता नहीं यहाँ पे कंपनी का नाम लेना तो कितना अजीब होगा, बट बहुत सारी कंपनीज, अब स्कूल के बच्चे हैं शायद तो वो इधर उधर से पढ़ते हैं। तो ऑनलाइन जब वो एजुकेशन ले रहे हैं तो वो कह रहे थे कि मैम इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कुछ टीचर्स आजकल, मतलब मुझे तो लगता है कई बार बच्चे पढ़ते क्यों नहीं है। हमारे टाइम पे कोई इतने इंटरेस्टिंगली पढ़ा देता अगर, तो हम तो मतलब बहुत अच्छा लगता। कई बार तो मैं उनके साथ बैठ जाता हूँ अपने बच्चों के साथ कि वो इतना इंटरेस्टिंगली बताते हैं छोटी छोटी चीजों को। तो ऑब्वियस है ना कि इंटरेस्ट जब क्रिएटिवली आप पढ़ाएंगे तो बच्चे को समझ में भी आएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया हुआ। प्रोवाइडिंग टाइम फॉर कंटेम्पलेशन एंड डे ड्रीमिंग। देखो कंटेम्पलेशन होता है चिंतन, एक तरह से चीजों के ऊपर उनको वंडर करें, वो एक तरह से आश्चर्यचकित होकर के देखें, अरे यार फोन है बताओ, एक जगह से बैठ के हम बात कर सकते हैं। तो वो उनके दिमाग में एक इमेजिनेशन की पावर आएगी कि वो कुछ भी सोच पाएंगे। नहीं तो सब ढक्कन बंद रखेंगे ना अपने दिमाग का, फिर तो कुछ नया ही नहीं होगा। तो कॉन्टेम्पलेट कर पाए, कुछ सोच पाए, कुछ वंडर कर पाए अपने दिमाग में। डे ड्रीमिंग भी कई बार जरूरी हो जाती है कि उनको इमेजिनेशन, उनकी बढ़ावा मिल पाए इमेजिनेशन को। ठीक है, बिल्कुल प्रियंका, यहाँ तो मजबूरी हो जाती है क्योंकि आपका सिलेबस बहुत बड़ा है और आपका एग्जाम भी प्रॉपर वो वाला है कि अब आप सारी पढ़ाई करके आ चुके हैं कॉलेज की। नहीं तो मैं तो बहुत सारे इसमें तिगड़म लगा के डिस्कस करना पसंद करूंगी, इसलिए मैं थोड़ा सिंपल वे में फिट चलती हूँ, है ना। अगर हम बात करें मेकिंग ह्यूमरस एनवायरमेंट, यानी हंसी मजाक वाला एनवायरमेंट होना चाहिए। हंसी मजाक दिमाग के लिए बहुत अच्छी चीज है, ह्यूमर हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आप दिमाग का ही तो इस्तेमाल कर रहे हो ना। अगर आप बिल्कुल छिछोरी बातें नहीं कर रहे हो, बिल्कुल ब्लो स्टैंडर्ड, ब्लो द बेल्ट नहीं जा रहे हो, तब तक तो ह्यूमर अच्छा है ना। तो ह्यूमरस एनवायरमेंट जहां बच्चों को हंसी खेलने का, अलग अलग एक्टिविटीज करने का मौका मिले, चलेगा आदेश, वो भी चलेगा। आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है कि रिश्ता क्या है रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी और बुद्धि के बीच में। हालांकि कल हम जब डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग करेंगे तो इसको भी समझेंगे। अभी के लिए हम ये समझते हैं कि क्या इंटेलिजेंस, जैसा कि मैं ये डिस्कस भी किया था कल आई थिंक, कि आईक्यू या इंटेलिजेंस ज्यादा होने से कोई जरूरी नहीं है कि क्रिएटिव होगा ही होगा बच्चा, है ना। तो इस पे अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें, बहुत सारे लोग पुराने जमाने में ये मानते थे, बहुत सारी रिसर्च भी इवन जो कहती थी कि नहीं भाई इंटेलिजेंट जो होगा वही क्रिएटिव होगा। आजकल वैसा नहीं है। हाँ होगी पूजा यूट्यूब पे भी क्लास। अकॉर्डिंग टू बैरन, एक व्यक्ति है बैरन, उन्होंने 1965 में
ये कहा देयर इज लो लेवल्ड इमोशनल रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, यानी बुद्धि और रचनात्मकता में थोड़ा सा कम संबंध है, उतना ज्यादा नहीं है जितना हमने हाइप किया हुआ है। एक सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस तो चाहिए होता है कि आप बिल्कुल ऐसा ना हो कि आपको खाना भी कोई और खिलाए, तो जो बच्चा इडियट है जिसका IQ 0 to 25 है, अब वो क्रिएटिव कैसे हो पाएगा, है ना। तो एक सर्टेन लेवल तो चाहिए, लेकिन कुछ नया कर पाने के लिए, जरूरी नहीं कि इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा हो। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हाँ ह्यूमा, सही बात है। सेवरल एक्सपेरिमेंट्स प्रूव दैट इट इज नॉट नेसेसरी फॉर हाईली इंटेलिजेंट चिल्ड्रन टू बी क्रिएटिव। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ये दर्शाते हैं कि जो जरूरी नहीं जो बच्चा फर्स्ट आता है, जो मैथ्स में अच्छा है, जो साइंस में अच्छा है, या किसी और सब्जेक्ट में अच्छा है, या उसका IQ बहुत ज्यादा है, वो जरूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव भी होगा। तो ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि जो बच्चे का IQ ज्यादा है वो क्रिएटिव होगा ही होगा, ये जरूरी नहीं है। और जो क्रिएटिव है वो इंटेलिजेंट ही होगा, ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन एक सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस पाया जाएगा। इट कैन बी सेड दैट देयर इज, मतलब इंटेलिजेंस हेल्प करेगा, ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंस से कोई रुकावट है, बट कोई खास संबंध नहीं है। कब आया अंजू? इट कैन बी सेड दैट देयर इज नॉट मोर रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। ये कहा जा सकता है कि कोई बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता नहीं है, थोड़ा बहुत ही रिश्ता है, किसके बीच में, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बीच में। वो ऑल्टरनेट डे लेते हैं ना निशा, TTS में होती है उधर सर की यूट्यूब की क्लास, TTS में होती है, डेली नहीं होती। सुनील, कैसे भी कर लो, अगर आप नोट्स बना के रिवीजन कर सकते हो, वैसे तो मैं ये कहूंगी कि 2 बार तो जरूर देखो एक वीडियो को, जब आप लाइव क्लास ले रहे हो तब भी, फिर नोट्स बनाने के लिए देखो दोबारा, फिर नोट्स से रिवीजन करो, बस 2 बार से ज्यादा देखने की क्या जरूरत है। कहीं कोई डाउट आए तो वहां से निकाल के देख लो। अच्छा यादव जी, तो हम कह सकते हैं कोई बहुत बड़ा रिश्ता नहीं है क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच में, नॉर्मल है। अगर एक एवरेज इंटेलिजेंस होगा तो भी चलेगा, एक सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस हमारे लिए कारगर होगा क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए। ठीक, इंटेलिजेंस कोई रुकावट नहीं है, बट जरूरी नहीं है जो इंटेलिजेंट है वो क्रिएटिव होगा, जो क्रिएटिव है वो बहुत इंटेलिजेंट होगा, बट एक सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस पाया जाएगा उसमें भी। ऑल द बेस्ट भावना। अब जी हामिदा, अब कल हम बात करेंगे इसकी लेटरल थिंकिंग की बात करेंगे थोड़ी सी, हम बात करेंगे आपकी डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग की अपसारी और अभिसारी चिंतन की, फिर हम बात करेंगे कुछ क्रिएटिविटी के टेस्ट, अगर इंपॉर्टेंट वैसे तो पूछने जाते हैं बट फिर भी कर लेंगे, तो कल हम खत्म करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आदेश, 4000 MCQ वाली बुक हेल्प करेगी आपको हर एग्जाम में, सिर्फ यूपी में नहीं, हर एग्जाम में। तो हम कल मिलेंगे आप, और कल क्रिएटिविटी का जो ये टॉपिक है वो हो जाएगा समाप्त। कुछ क्वेश्चन अगर करने का मन होगा तो हम लोग कर लेंगे। देखो जो जीनियस या गिफ्टेड बच्चा है ना, गिफ्टेड तो 3 तरह के होते हैं, वो हम जब इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ेंगे तब उस पर बात करेंगे। जो गिफ्टेड है वो 3 तरह के हैं, और गिफ्टेड ज्यादातर क्रिएटिव भी हो सकता है, क्योंकि गिफ्टेड का मतलब किसी क्षेत्र में विशेष अच्छा। 3 तरह के गिफ्टेड होते हैं, एक क्रिएटिव चाइल्ड भी गिफ्टेड के अंदर आएगा, टैलेंटेड बच्चा भी गिफ्टेड के अंदर आएगा, और इंटेलेक्चुअली एबल यानी इंटेलेक्चुअली जो बहुत ज्यादा हाई है, जिसका IQ हाई है, वो भी गिफ्टेड में आएगा। 3 प्रकार आते हैं गिफ्टेड के अंदर। गिफ्टेड का मतलब सिर्फ ये नहीं जिसका IQ ज्यादा सिर्फ वही गिफ्टेड है। और बताओ किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई दिमाग में आ रहा हो क्वेश्चन तो बताओ, फटाफट से बताओ। हाँ, एक एवरेज इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति बिल्कुल क्रिएटिव हो सकता है, जरूरी नहीं है ना। बहुत अच्छी बुक है आपकी, मैंने लिया, बहुत बढ़िया सुहेल। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखें। कल करेंगे जो भी बची कुछ बातें हैं, और जो फिर भी रह जाएंगी वो इंक्लूसिव एजुकेशन में भी ये टॉपिक थोड़ा सा आता है, तब करेंगे। चलिए फिर टेक केयर, ओके।